हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ यूपी टीजीटी बायोलॉजी की एक सीरीज, जिसमें हम रैपिड रिवीजन करेंगे टॉपिक्स का। एक एक दो दो वीडियो में हम पूरा टॉपिक को कवर करेंगे और छोटे छोटे वीडियोस होंगे ये। और इसमें हम टॉपिक को कवर करने के बाद अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट जिन्होंने तैयारी शुरू नहीं की है वो भी यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, और जिनकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है वो यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारी रैपिड रिवीजन सीरीज में। रिवीजन सीरीज है ये हमारी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने रिवीजन की सीरीज को। तो एक टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का। हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी से स्टार्ट किया था, क्योंकि इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये और इंटरेस्ट आता है और मेंटेन रहता है इंटरेस्ट। आज जो हमारा सिस्टम है वो नेक्स्ट सिस्टम है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। तो दूसरा हमारा जो सिस्टम है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम में आप जानते हैं हमारा ब्लड आता है, ठीक है, लिम्फ आता है, और हमारा हार्ट एंड ऑल ये सब चीजें आती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। अगेन, सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड यस, कमेंट बॉक्स में भी अपना रिएक्शन देना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को। तो देखिए, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको हम स्टडी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स भी कहते हैं एंड इट्स सर्कुलेशन। सो स्टडी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड इट्स सर्कुलेशन इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब हमारी बॉडी में जितने भी फ्लूइड्स हैं, फ्लूइड्स मतलब लिक्विड है, वेदर वो ब्लड हो, लिम्फ हो, ठीक है। तो जितने भी लिक्विड्स हैं उनके उनके बारे में और उनके सर्कुलेशन के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्लूइड में आता है हमारा क्या, ब्लड। यहाँ से हम पहले पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, राइट। तो ब्लड हमारा क्या है, एक तरीके का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। याद रखिएगा, जब मैं आपको टिश्यू पढ़ाऊंगी तो वहां पर आपके एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ठीक है, कई टाइप के टिश्यूज होते हैं। तो ब्लड हमारा एक तरीके का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ब्लड और बोन, बोन भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। 30 to 32% ऑफ टोटल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो बनाता है वो ब्लड बनाता है। देखिए, फ्लूइड दो तरीके के होते हैं। एक एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब जो आउटसाइड द सेल होता है उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर कहते हैं। और इंट्रा सेलुलर क्या होता है, इंट्रा जो इनसाइड द सेल होता है, ठीक है, उसे हम इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। तो उसकी बात यहाँ नहीं हो रही है। सेल के बाहर यानी कि आउटसाइड दी सेल यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का आपका 30 to 32%, 30 से 32% आपका कौन बनाता है, ब्लड बनाता है। एडल्ट में ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है, तो 5 से 5.5 लीटर होता है, यानी 5 to 5.5 लीटर्स होता है। और ये इट कंटेन्स रेड कलर्ड पिगमेंट जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, एंड रेड कलर्ड लिक्विड ये होता है, हम सभी को पता है। और रेड कलर आपका हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, इसमें आरबीसी होता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। चलिए ब्लड की बात करेंगे, ब्लड के कंपोजिशन। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, अभी तो हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, अभी हम पढ़ेंगे कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन मतलब किस किस चीजों से मिलकर बना होता है ब्लड। तो देखिए, ब्लड आपका, ब्लड में बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होता है, दो चीजें होती हैं। एक होता है ब्लड प्लाज्मा जो कि 55% ब्लड का फॉर्म करता है, और होता है ब्लड कार्पसल जो कि 45% प्रेजेंट होती है ब्लड में। मतलब अगर 100% है ब्लड, तो ब्लड में 55% पार्ट जो है वो प्लाज्मा फॉर्म करेगा, और 45% आपका क्या फॉर्म करेगा, तो कार्पसल्स फॉर्म करेंगे। अब इन कार्पसल्स में भी आपके तीन तरीके की कार्पसल्स आती हैं, ठीक है। अब ब्लड प्लाज्मा में भी जो है आपका 95% जो है वो क्या होता है, वो वाटर होता है। तो प्लाज्मा में 95% वाटर होता है और 5% क्या होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं। ब्लड सेल्स अलग होती हैं और कार्पसल्स अलग होती हैं। अब यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि ब्लड सेल का मतलब आरबीसी डब्ल्यूबीसी होता है, नहीं, वो आप कार्पसल्स में पढ़ेंगे। इसमें अलग चीज होती है, ब्लड सेल्स होती है सिर्फ आपका आपका एल्ब्यूमिन होती है, ठीक है, और प्रोटीन होती है, एक्चुअली ब्लड प्रोटीन्स होती हैं। यहाँ पर सेल्स मैंने जो लिखा है वो नहीं होगा, ब्लड प्रोटीन्स होती हैं एक्चुअली, ठीक है। तो प्रोटीन होती है, फाइब्रिनोजन होती है, एल्ब्यूमिन होती है। तो इस तरीके से ब्लड प्रोटीन होती है, वो 5% फॉर्म करती है, जबकि 95% प्लाज्मा में क्या होता है, वाटर होता है।
नेक्स्ट बात करेंगे कार्पल सेल्स की। ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करेंगे। इसके बारे में जो भी बताया जाएगा वो सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्पल सेल्स की जब हम बात करते हैं, कार्पल सेल्स में हम तीन कार्पल सेल्स को पढ़ते हैं। इसको मैं रफ कर देती हूँ थोड़ा सा। पहली होती है आरबीसी, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, तीसरी होती है आपका प्लेटलेट्स। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड कार्पसेल्स, डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, उसका अदर नेम है। आरबीसी का अदर नेम क्या है, दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट्स है, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट्स है, और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ये नाम आप याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे कंफ्यूजन हो जाता है, आपको आरबीसी की जगह इरिथ्रोसाइट्स दे देगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए, अब आरबीसी का तो कोई ऐसे डिवीजन होता नहीं है, बट डब्ल्यूबीसी का हम फर्दर डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, किस बेसिस पे? एक है आपका ग्रैन्युलोसाइट्स और एक है आपका ए ग्रैन्युलोसाइट्स। अब ग्रैन्युलोसाइट्स क्या होती हैं? ग्रैन्युलोसाइट्स वो होती हैं सेल्स, वो डब्ल्यूबीसीज होती हैं जिनका जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस है वो उसको हम डाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और ए ग्रेन्युलोसाइट्स जो होती हैं उसके न्यूक्लियस को हम, ठीक है, वो डाई कर सकते हैं। अब अगर हम एसिडिक डाई से स्टेन करते हैं, इसके न्यूक्लियस को स्टेन करते हैं एसिडिक डाई से, तो वो इओसिनोफिल्स को हम करते हैं। ठीक है, बेसोफिल्स को हम बेसिक डाई से आपका स्टेन लेता है उसका न्यूक्लियस, और न्यूट्रोफिल्स में न्यूट्रल जो होती है उसमें कोई भी डाई नहीं होती है। और ग्रैन्युलोसाइट्स जो होती हैं हमारी, उसमें उस जो न्यूक्लियस होता है उसमें आप कोई ये डाई वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, डाई आप स्टेन नहीं लेती है। तो मोनोसाइट होती है इसका, ग्रैन्युलोसाइट में अदर एग्जांपल है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। और जब यही मोनोसाइट ग्रुप बना लेती है तो इसको हम क्या कहते हैं, मैक्रोफाजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्रोफाजेस बोलते हैं। तो मैक्रोफाजेस कुछ नहीं है, ग्रुप ऑफ लार्ज मोनोसाइट्स को हम मैक्रोफाजेस बोलते हैं। तो यहाँ से आप इसका परसेंटेज देख सकते हैं कि मोनोसाइट 2 टू 10% होती है और लिम्फोसाइट आपकी 20 टू 25% होती है। इओसिनोफिल्स 2 से 3% होती है, बेसोफिल 0 टू 1% होती है, और न्यूट्रोफिल्स आपकी 60 टू 65% होती है। अब जब यही इओसिनोफिल्स हमारी बॉडी में किसी एलर्जी या हमें कोई वर्म इन्फेक्शन हो जाता है, वर्म मतलब समझ रहे हैं ना, वर्म, वर्म ये कीड़े वाला, जैसे कि आपको एस्कैरिस का इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, एस्कैरियासिस हो गया, ठीक है, कोई भी वर्म, जैसे पेट में कीड़े हो जाते हैं बच्चों के, ये सब चीजें, तो ये वर्म इन्फेक्शन अगर हो जाएगा या आपको कोई किसी भी तरीके की एलर्जी हो जाती है, तो फिर क्या होता है, ये जो इओसिनोफिल्स है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, इओसिनोफिलिया बोलते हैं। लेमैन लैंग्वेज में लोग कहते हैं स्नोफिलिया हो गया मुझे, स्नोफिलिया एक्चुअली वो इओसिनोफिलिया होता है, स्नोफिलिया नहीं होता है। तो ये एलर्जी और वर्म इन्फेक्शन के समय बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है आपकी इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, और इधर ग्रैन्युलोसाइट में आप मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स पढ़ते हैं। मोनोसाइट्स जो है उस जो लार्ज मोनोसाइट्स होती हैं उनको मैक्रोफाजेस बोलते हैं। इतना समझ में आया होगा। ये डब्ल्यूबीसी का जो चार्ट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट हम देखेंगे प्लाज्मा। चलिए, प्लाज्मा मैंने आपको थोड़ा बताया था, लेकिन अब थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर्ड होता है। स्ट्रॉ मतलब एकदम लाइटिश सा येलो कलर का होता है, एकदम बहुत ज्यादा पेल येलो नहीं होता, लाइट येलो टाइप का होता है। विस्कस फ्लूइड होता है, थोड़ा सा चिपचिपा होता है, और स्लाइटली एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन मतलब क्या है, इसका जो पीएच है वो मोर देन 7 होगा। ठीक है, एल्कलाइन क्या होता है, जिसका पीएच भाई मोर देन 7 होगा, भाई वही एल्कलाइन होगा, तो पीएच मोर देन 7 होता है इसका। एक्वस सोल्यूशन होता है, मतलब इसमें वाटर भी होता है, जिस भी चीज में आप वाटर मिला देंगे तो वो सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ से आप चीजें देख लिया आपने, स्ट्रॉ कलर होता है, विस्कस फ्लूइड होता है, हल्का सा चिपचिपा होता है, और स्लाइटली एल्कलाइन मतलब पीएच मोर देन 7 होता है, और एक्वस सोल्यूशन होता है। इट फॉर्म्स 55% ऑफ द ब्लड, ब्लड का 55% ये भाग बनाता है। इट इज कंपोज ऑफ 90 टू 92% ऑफ वाटर, कहीं कहीं पर अप्रोक्सीमेटली 95% भी लिखा होता है, तो आप मान के चलेंगे। और 6 टू 8% सल्यूट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सल्यूट्स, लाइक आयंस होते हैं, लाइक सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, आपका कैल्शियम आयन होता है, बाइकार्बोनेट आयन होता है, और ग्लूकोज होता है, शुगर होती है, प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं जो भी मैंने आपको बताई थी ना, लाइक एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, और फाइब्रिन या फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, एक सेकेंड,
ठीक है, तो ये प्रोटीन्स होती हैं, प्लाज्मा की प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, लिपिड, यूरिया, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, एंड हमारे ऑर्गेनिक एसिड वेस्ट वेस्ट वगैरह होते हैं, जैसे कि आपका अमोनिया हो गया, ठीक है, और ये ऑर्गेनिक एसिड में ये यूरिया भी आ जाएगा आपका। तो ये सब आपके प्लाज्मा में होता है। उसके अलावा प्लाज्मा में आपका सॉरी ब्लड ब्लड में 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो खून का थक्का जमाने में यानी कि ब्लड क्लॉटिंग करने में आपका हेल्प करते हैं। ये 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। मतलब अगर हम ये ब्लड है हमारे पास कंप्लीट ब्लड, इसमें से क्लॉटिंग फैक्टर को माइनस कर दें यानी कि हटा दें, एलिमिनेट कर दें क्लॉटिंग फैक्टर्स, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सीरम। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? सीरम बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट है प्लाज्मा प्रोटीन्स। अब प्लाज्मा प्रोटीन्स मैंने अभी आपको बताई भी थी। देखिए, फाइब्रिनोजन है, एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है। तो फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ये तीन तरीके की प्लाज्मा प्रोटीन भी पाई जाती हैं। एंड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इन प्लाज्मा, स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड लेग्स टेक्स प्लेस। मतलब जब आपके प्लाज्मा में इन प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, तब आपके हाथ पैरों में सूजन आ जाती है। ये आप याद रखेंगे। उसके अलावा ब्लड कंटेन्स एंटी प्रोथ्रोम्बिन और एंड एंटी कोआगुलेंट। अब देखिए, मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि जब कट लगता है हमारी बॉडी में, ब्लड बाहर आता है, बट थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली वो स्टॉप हो जाता है। क्लॉटिंग फैक्टर उस पर काम करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस होती है। बट ऐसे हम कह सकते हैं कि ब्लड हमारी पूरी बॉडी, इंटरनल बॉडी में जब सर्कुलेट करता है, तो वो क्यों नहीं कोआगुलेट करता है? तब भी तो उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट हैं। तो देखिए, उसमें एक एंटी कोआगुलेंट होता है जिसका नाम हेपेरिन है। कौन बनाता है? लीवर बनाता है। तो एंटी कोआगुलेंट होता है जो कि लीवर बनाता रहता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर इनसाइड जो वेन्स और आर्टरीज और कैपिलरीज हैं, उसमें ब्लड हमारा क्लॉट नहीं हो पाता है और सर्कुलेशन इजिली होता रहता है। और जैसे ही वो बाहर आता है एयर के कांटेक्ट में, तो आपका जो है आपका कोआगुलेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। इट इज प्रोड्यूस इन लीवर। तो मैंने आपको बता दिया कि हेपेरिन जो है वो लीवर में प्रोड्यूस होता है, एंड इट इज एन एंटी कोआगुलेंट। एंटी कोआगुलेंट से एक चीज और मुझे याद आई कि आप जब एनेलिडा फाइलम पढ़ते हैं, हम फाइलम भी पढ़ेंगे, आई होप आपको फाइलम वगैरह की नॉलेज होगी, ऑब्वियसली होगी। एनेलिडा फाइलम पढ़ते हैं, उसमें हम एक पढ़ते हैं लीच को। ठीक है, एक एनिमल पढ़ते हैं लीच को। ठीक है, लीच, हम अगर कह दें हिंदी में तो जोंक होती है। तो जो लीच होती है, जो जोंक होती है, उसमें भी एक, अब आप कहेंगे कि ये तो ब्लड सक करती है। भाई, ये सैंग्यूओरस है। क्या है? सैंग्यूवोरस। सैंग्यूवोरस क्या होते हैं? जो ब्लड सक करते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो ब्लड सक करते हैं, जो ब्लड जिनका खाना होता है, वो सैंग्यूवोरस होते हैं। तो अब आप कहेंगे कि हमारी बॉडी में जो लीच है वो चिपक गई, ठीक है, उसके बाद उसने खून चूस लिया, हमारा ब्लड सक कर लिया और अपने अंदर भर लिया। अब जो हिपेरिन है, वो तो हमारा लीवर बनाता है, उसका लीवर तो बना नहीं रहा है, तो उसके अंदर तो जाकर ब्लड क्लॉट हो जाएगा, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स है सारे के सारे 13 फैक्टर्स। तो यस, जो लीच है उसकी बॉडी में भी एक एंटी कोआगुलेंट होता है। ठीक है, एंटी कोआगुलेंट होता है जिसका नाम होता है हिरुडिन। हिरुडिन एंटी कोआगुलेंट होता है। और लीच का साइंटिफिक नेम क्या है? हिरुडिनेरिया। ठीक है, हिरुडिनेरिया। तो हिरुडिनेरिया में हिरुडिन नाम का एक एंटी कोआगुलेंट होता है, जो उसके बॉडी के अंदर जो ब्लड सक करती है उसको कोआगुलेट होने से रोकता है। तो उसकी बॉडी में भी एक एंटी कोआगुलेंट सिक्रीट होता है। राइट, नेक्स्ट है आपका, एक सेकेंड, फॉर द इनकन्वीनियंस। ओके, तो प्लाज्मा कंटेन मिनरल्स भी होते हैं इसमें, जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे मिनरल्स भी होते हैं प्लाज्मा में। और आयरन और मैग्नीज भी होता है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि कौन कौन से मिनरल्स हैं। पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन एंड मैग्नीज। इसके अलावा प्लाज्मा कंटेन्स आयन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl जिसे हम बोलते हैं, बाइकार्बोनेट यानी HCO3 माइनस, एंड फॉस्फेट यानी कि PO4 माइनस 3। ये सारे आयंस आपके किसमें हैं? आपके प्लाज्मा में है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा। अब प्लाज्मा का इतना सारा हमने कॉम्पोजिशन जान लिया, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होंगे। तो यस, इट मेंटेन्स द हीट डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है,
तो क्योंकि सर्कुलेट करता है तो हीट डिस्ट्रीब्यूशन, पूरी बॉडी में जो हीट का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है। इट प्रोवाइड इम्यूनिटी टू बॉडी, इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करता है। उसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ ब्लड पीएच, ब्लड के पीएच को मेंटेन करता है। एंड प्रिवेंट्स ब्लड लॉस, ब्लड लॉस को प्रिवेंट करता है। एंड फाइब्रिनोजन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, क्योंकि हमारे 13 जो क्लॉटिंग फैक्टर हैं उनमें से एक फैक्टर क्या है, फाइब्रिनोजन भी है। ठीक है, तो ये ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। ग्लोबुलिन प्रोवाइड डिफेंस मैकेनिज्म, भाई इम्यूनोग्लोबुलिन है ना हमारी बॉडी में, आगे हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म इम्यून सिस्टम के लिए हमारे काम करती है। और एल्ब्यूमिन मेंटेन्स ऑस्मोटिक बैलेंस, एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है वो लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है। अगर आपसे बात पूछा जाए कि लार्जेस्ट कौन सी है, तो एल्ब्यूमिन है। और ये हमारे ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक मतलब वाटर, सोडियम और आयरन के बैलेंस को जो है मेंटेन करती है। तो एल्ब्यूमिन हमारा ऑस्मो रेगुलेशन करती है। नेक्स्ट है आपका आरबीसी। आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए अभी तक हमने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा, ब्लड प्लाज्मा जो कि 55% बनाता है। देखिए यहाँ पर फिर से एक बार चार्ट रिवाइज करेंगे। ब्लड में दो पार्ट होते हैं, एक होता है ब्लड प्लाज्मा, राइट, और एक होता है कार्पसल्स। ठीक है, प्लाज्मा 55% ऑफ द ब्लड कंपोजिशन करता है, और जो कार्पसल्स है वो 45% होती हैं। 55% वाला पार्ट आपने पढ़ लिया है कि प्लाज्मा में क्या क्या चीजें होती हैं। अब आप कार्पसल्स स्टार्ट कर रहे हैं। कार्पसल्स में भी हम 3 टाइप की कार्पसल्स को पढ़ेंगे। सबसे पहली जो कार्पसल्स है वो हमारी रेड ब्लड कार्पसल्स है, जिन्हें हम आरबीसी कहते हैं, या इन्हीं को हम इनका दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स, तो इनका अदर नेम है। अगर इनके नंबर्स की बात करें कि कितनी संख्या में ये होती हैं, तो 4 to 5.5 मिलियन पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड, मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में 4 to 5.5 मिलियन आरबीसी होती हैं। इनके शेप की बात करें तो ये बाई कॉनकेव होती हैं और सर्कुलर होती हैं। ठीक है, बाई कॉनकेव मतलब इस तरीके से होती हैं, ठीक है, सर्कुलर होती हैं। और इनका साइज 7 to 8 माइक्रोमीटर डायमीटर का होता है, और 1 से 2 एमएम ये थिक होती हैं। तो ये इनका साइज है। कलर की बात करें, रेड कलर होता है, क्योंकि इनके अंदर जो है हीमोग्लोबिन इस तरीके से प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। फॉर्मेशन की बात करें, लिवर एंड स्प्लीन बिफोर बर्थ एंड रेड बोन मैरो आफ्टर बर्थ, मतलब जब तक आप अपनी मदर के वोम में हैं, ठीक है, जब तक आप फीटल कंडीशन में हैं, मतलब अपनी माँ के गर्भ में हैं, तब तक आपका लिवर एंड आपका स्प्लीन, ठीक है, लिवर इज द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ हीमोपोइसिस। तो हीमोपोइसिस भी बोलते हैं उसको, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को हीमोपोइसिस भी बोलते हैं। तो हीमोपोइटिक ऑर्गन कौन है इन योर फीटल लाइफ, तो है आपका लिवर। लेकिन आफ्टर आफ्टर बर्थ अगर बात करें तो फिर आपका रेड बोन मैरो, तो रेड बोन मैरो जो है वो आपका आरबीसी फॉर्मेशन की फैक्ट्री है एक तरीके से। इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, तो 120 डेज, यानी कि 3 आपका 4 मंथ्स, 4 मंथ्स हो गया ना, तो 4 मंथ्स तक आपका होता है, 120 डेज तक इनका क्या होता है, लाइफ स्पैन होता है। लाइफ स्पैन मतलब इनकी लाइफ होती है, उसके बाद ये डेड हो जाती हैं। उसके बाद डेड होकर ये स्प्लीन में जाती हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं उसको हम। चलिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, जिनको हम क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी कहते हैं। इनको इनका जो अदर नेम है वो ल्यूकोसाइट्स भी है, इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। नंबर्स की बात करेंगे तो देखिए 6000 to 8000 पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड ये प्रेजेंट होती हैं, मतलब 1 एमएम क्यूब ऑफ ब्लड में 6000 to 8000 डब्ल्यूबीसी पाई जाती हैं। शेप की बात करेंगे तो ये राउंडेड होती हैं या इरेगुलर होती हैं। साइज की बात करेंगे तो 12 to 20 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होती हैं। और यस, इनका कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होती हैं, इसलिए व्हाइट बोला गया है, एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन की वजह से। रेड ब्लड कार्पसल्स क्यों कलर्ड, रेड कलर दिखती है हमको, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है। और डब्ल्यूबीसी हमें कलरलेस क्यों दिखती है, क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। फॉर्मेशन की बात करें तो व्हाइट बोन मैरो में फॉर्म होती है, लिम्फ नोड्स में बनती है, स्प्लीन में बनती है, थाइमस में बनती है, और टॉन्सिल्स और पियर्स पैचेस में बनती हैं। लाइफ स्पैन की आप यहाँ बात करेंगे, अभी मैं इसको समझाऊंगी, थोड़ा सा ये वाला पार्ट समझाऊंगी। लाइफ स्पैन आप देख लीजिए, कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक इनका होता है, बाकी 8 to 10 डेज भी हो सकता है, और फ्यू मंथ
ग्रेन्युलोसाइट। अच्छा, ग्रेन्युलोसाइट जो है वो कुछ घंटे से कुछ दिन की होती है इनकी लाइफ साइकिल। ग्रेन्युलोसाइट, एक ग्रेन्युलोसाइट मैंने आपको बताया था ना। तो और जो एक ग्रेन्युलोसाइट है उनकी लाइफ साइकिल फ्यू मंथ्स तक होती है। तो ये तो हो गया उसकी लाइफ साइकिल के बारे में। ये जो फॉर्मेशन हमने पढ़ा था इसको थोड़ा डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं। व्हाइट बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा लिम्फ नोड्स में इसका फॉर्मेशन होता है, क्योंकि लिम्फ का जो मेजर कंपोनेंट है वो डब्ल्यूबीसी ही है। तो लिम्फ नोड्स जितने भी हैं हमारे उसमें फॉर्म होता है। स्प्लीन में फॉर्म होती है। थाइमस भी एक तरीके की थाइमस ग्लैंड है, उसमें भी लिम्फ का फॉर्मेशन होता है। टॉन्सिल्स जो हमारे कान के पास जो हमारी टॉन्सिल्स होते हैं, एक्चुअली ये भी लिम्फ नोड्स होते हैं। ठीक है, ये भी लिम्फ नोड्स होते हैं। तो लिम्फ नोड्स में फॉर्मेशन होता है लिम्फ का। और लिम्फ एक में जो प्राइमरी कंपोनेंट है वो डब्ल्यूबीसी है। और पेयर्स पैचेस, पेयर्स पैचेस ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। ठीक है, तो इंटेस्टाइन में होते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम पुलिस मैन ऑफ एब्डोमेन भी बोलते हैं। ठीक है, पुलिस मैन ऑफ एब्डोमेन भी बोलते हैं। इनका भी काम सिमिलरली आपको डिफेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो ये काम है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है किसका? इन इन जगहों पर होता है डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन। नेक्स्ट बात करेंगे हम प्लेटलेट्स की। जो थर्ड टाइप की आपकी काफसल है वो है प्लेटलेट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे सारी ही इंपॉर्टेंट है। प्लेटलेट्स का जो अदर नेम है वो है थ्रोम्बोसाइट्स। इसके फॉर्मेशन को कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। और इसके अगर कमी होती है तो इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। ठीक है, कमी, अगर पीनिया लग जाएगा मतलब कमी है उसकी। तो थ्रोम्बोसाइटोपीनिया इसकी जो डेफिशिएंसी होती है, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया होती है, जो कि अक्सर हम देखते हैं ना डेंगू फीवर में हो जाता है, टाइफाइड या अदर कई सारे फीवर्स में ये होता है। चलिए, 1.5 लाख से 3.5 लाख पर एमएम ऑफ ब्लड इसका नंबर होता है। मतलब कि पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड में 1.5 टू 3.5 लाख ये प्रेजेंट होती हैं। शेप की बात करें तो राउंड हो सकती हैं, ओवल हो सकती हैं और डिस्क लाइक भी हो सकती हैं। साइज की आप बात करेंगे तो 2 टू 3 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होती हैं। कलरलेस होती हैं बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। फॉर्मेशन की बात करें, वेरी लार्ज सेल्स ऑफ बोन मैरो कॉल्ड मेगा कैरियोसाइट्स ये इनका फॉर्मेशन करती हैं। तो बोन मैरो में मेगा कैरियोसाइट्स होती हैं जो कि बहुत ही लार्ज साइज की सेल्स होती हैं। वो फॉर्म करती हैं आपके थ्रोम्बोसाइट्स को, यानी कि प्लेटलेट्स को। लाइफ स्पैन बात करें तो 8 टू 10 डेज इनका होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, हाउ डज अ ब्लड क्लॉट। अब इतना सब कुछ पढ़ लिया है, क्योंकि प्लाज्मा पढ़ लिया है, आपका काफासल्स पढ़ ली हैं। अब क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए कि ब्लड क्लॉट बनता कैसे है। अब देखिए, ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, आपको पता है। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं। अब आप यहां से देख पा रहे हैं, तो यहां से आप देखिए देखिए थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, तो ये आपका ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर है। जैसे आपको चोट लगी, यहाँ से आपको ऐसे चोट लगी, यहाँ से आपका ब्लड जो है निकलना शुरू हो गया। अब इस ब्लड में थ्रोम्बोप्लास्टिन है। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है कोagulation की प्रोसेस को स्टार्ट करता है। ठीक है, इसमें ये फॉस्फोलिपिड का बना होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जान लीजिए फॉस्फोलिपिड का बना हुआ होता है। और ये फैक्टर एडिंग कोagulation मतलब कि स्टार्ट करता है। ठीक है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है? इसमें ये प्रोथ्रोम्बिनेज एक एंजाइम को रिलीज करता है। जो प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम है वो एक्चुअली में क्या करता है? अब आपको ब्लड निकल रहा है तो ऑब्वियस बात है उस ब्लड में क्या है? हिपैरिन है, जो कि एक एंटी कोगुलेंट है, मतलब कोगुलेट नहीं होने देगा ब्लड को। तो ये हिपैरिन पे काम करता है। जो आपका प्रोथ्रोम्बिनेज है ये हिपैरिन पे काम करता है और ये प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन को प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। प्रोथ्रोम्बिन एक इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन है। क्या है? इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन। प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव है और ये कन्वर्ट होती है क्या? थ्रोम्बिन में, जो कि एक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन है। और ये थ्रोम्बिन ही आपका ब्लड क्लॉट, जो इस तरीके से नेट बनता है, ये ब्लड क्लॉट बनाने में हेल्प करती है थ्रोम्बिन। तो इस तरीके से आपका जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो इनिशिएट करता है और आपको चोट लगी, आपका ब्लड जो है बाहर आया, आपकी कुछ जो प्लेटलेट्स हैं वो इंजर्ड हो गई। और जो इंजर्ड प्लेटलेट्स होती है, जिनमें चोट लग जो आपकी इंजर्ड प्लेटलेट्स होती है, जो ब्लड बाहर आ रहा है जहां चोट लगी है, वो इंजर्ड प्लेटलेट्स ही आपका क्या निकालती है? थ्रोम्बोप्लास्टिन निकालती हैं। ठीक है, उनसे थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है जो कि प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम सिक्रेट करता है, जो कि जो हिपैरिन पे काम करता है। हिपैरिन फिर क्या करता है?
हिपैरिन को जो है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है और आपका ब्लड कोगुलेट हो जाता है। प्रोथ्रोम्बिन जो है इनएक्टिव प्लाज्मा प्रोटीन है, जबकि थ्रोम्बिन एक एक्टिव उसका एक्टिवेटेड फॉर्म है, ठीक है? तो इस तरीके से ब्लड क्लॉट की मैकेनिज्म होती है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट है लिवर प्रोड्यूस फाइब्रिनोजन इन प्रेजेंस ऑफ विटामिन के। और जो आपकी फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, जो कि एक तरीके का आपका ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन भी है, प्लस आपके एक क्लॉटिंग फैक्टर भी है। तो वो लिवर में बनती है इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन के। अब तो इस तरीके से आप कह सकते हैं विटामिन के जो है वो भी आपका ब्लड क्लॉट में बनाने में हेल्प करता है। मतलब आपको अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आपका ब्लड क्लॉट होने में प्रॉब्लम होगा और आपको आपको ज़्यादा ब्लड लॉस होने की भी संभावना है। थ्रोम्बिन एक्ट्स ऑन फाइब्रिनोजन टू इनसॉल्युबल फाइब्रिन, ठीक है? अब देखिए यहाँ तक हमने पढ़ा था, थ्रोम्बिन बन गया था। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, देखिए आगे लिखा है। थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजन को थ्रोम्बिन जो है ये आगे काम करेगा फाइब्रिनोजन पे, फाइब्रिनोजन। और ये फाइब्रिनोजन जो है वो सॉल्युबल आपका क्लॉट है, उसको क्या है इनसॉल्युबल फाइब्रिन में कन्वर्ट कर लेगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में। और ये फाइब्रिन ही इस तरीके से ये नेट वाला जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है ना, ब्लड क्लॉट होता है जब, तो जो इस तरीके से बनती है वो फाइब्रिन प्रोटीन होती है, ठीक है? फाइब्रिन ही क्लॉट होता है। अब चलिए फंक्शंस ऑफ ब्लड पढ़ लेंगे, ब्लड का क्या फंक्शन है। तो देखिए मेंटेन करता है हमारे बॉडी के पीएच को, वाटर को एंड आयनिक बैलेंस। जितने भी आयंस हमने पढ़ा ना, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, ये सारे आयंस को बैलेंस करता है ब्लड। और बॉडी के पीएच को मेंटेन करता है और वाटर बैलेंस भी करता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन अभी पढ़ी थी, उसका क्या काम था, ऑस्मो रेगुलेशन काम था। तो ऑस्मो रेगुलेशन में हम यही करते हैं ना, वाटर आयन बैलेंस करते हैं। एंड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, बिल्कुल हमारी 98% जो ऑक्सीजन है वो कौन पूरी बॉडी में लेकर जाता है, तो ऑक्सीजन को ब्लड वाया ब्लड जाती है, वाया ब्लड, ठीक है? और CO2 भी थोड़ी सी जाती है। ये हम आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, बिल्कुल क्योंकि WBCs हैं हमारी डिफेंस मैकेनिज्म में काम करती हैं, हमारे हमको इन्फेक्शन से बचाती हैं। मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर, बिल्कुल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। हीट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है हमारी पूरी बॉडी में। हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू किडनी, बिल्कुल ब्लड जो है आपका हेल्प करता है, जो हर पूरे बॉडी के हर पार्ट से वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करता है और जाकर किडनी में देता है, और फिर किडनी उसे फिल्टर करती है और थ्रू यूरिन उसे बाहर निकाल देती है। चलिए, तो ये हमने फंक्शंस ऑफ ब्लड भी पढ़ लिए। देखिए, जिन्होंने नहीं पढ़ा है बिल्कुल, तो वो भी देख के एक बेसिक, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं, क्लियर कर सकते हैं। और जिन्होंने पढ़ लिया है, उनके लिए भी यहाँ पर मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताती चलती हूँ, क्योंकि इतना जितना लिखा है, इतने से आपका काम होना नहीं, मुझे पता है। इसलिए मैं एडिशनल जो आपके काम का है, वो बताते चल रही हूँ। चलिए, लिम्फ की बात करेंगे अब हम। अगेन एक और रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको हमारे सेशंस पसंद आते हैं, तो हमारे चैनल सफलतागंज को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए लिम्फ देखेंगे। तो लिम्फ एक आपका कलरलेस फ्लूइड है। इट कंसिस्ट सेम एज प्लाज्मा कंटेन्स, ठीक है? तो लिम्फ में सेम चीज़ें होती हैं जो कि प्लाज्मा में होती हैं। अबंडेंट अमाउंट ऑफ CO2 एंड मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। तो ये मेटाबॉलिक वेस्ट होता है इसमें, और CO2 बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आपने पढ़ा है कि ब्लड में हमारा ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, बट ये अबंडेंट अमाउंट ऑफ CO2 को कैरी करता है। अमीबॉइड शेप की WBC प्रेजेंट होती है लिम्फ में एंड कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। तो लिम्फ में सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट होता है। अमीबॉइड शेप की WBC होती है। और जब ये WBC, अब थोड़ी एडिशनल देख लीजिए, ये आपकी आर्टरी है, ठीक है? अब यहाँ पे WBC इस तरीके से अमीबॉइड शेप की है, और मान लीजिए ये यहाँ से इसकी वॉल को ब्रेक करके इस तरीके से बाहर निकल आए, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डायापिडेसिस, ठीक है? डायापिडेसिस, आर्टरी से बाहर निकल आती है आपकी WBC, उसको डायापिडेसिस कहते हैं। इट कंसिस्ट सेम एज प्लाज्मा कंटेंट, मतलब इसका जो कंपोजिशन है सेम है, और इसमें CO2 और मेटाबॉलिक वेस्ट ज्यादा होते हैं। कलरलेस फ्लूइड है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हीमोग्लोबिन यहाँ पर नहीं प्रेजेंट है, इसलिए ये कलरलेस है। चलिए, ब्लड ग्रुप्स की बात कर लेंगे। अब आपने ब्लड पढ़ लिया, अब हम बात कर लेंगे थोड़ा सा ब्लड ग्रुप्स की।
ब्लड ग्रुप क्या होते हैं और ब्लड ग्रुप्स कितने तरीके के होते हैं और किस बेसिस पे हम ब्लड ग्रुप्स को डिफाइन करते हैं। ब्लड ग्रुप्स के बारे में देखते हैं। तो देखिए, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ब्लड जो आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि ये आरबीसी है आपकी, आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस पे कुछ ग्लाइकोप्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल होते हैं जिसे हम एंटीजन कहते हैं, ठीक है। इसके मेम्ब्रेन पे इस तरीके से ये एंटीजन होते हैं, ठीक है। ये एंटीजन किसके बने होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, याद रखिएगा। आगे भी आपको एंटीजन एंटीबॉडी का काफी काम पड़ेगा। तो इस पे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं, जिन्हें हम एंटीजन कहते हैं। अब ये एंटीजन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों में डिफरेंट डिफरेंट तरह के एंटीजन होते हैं, और इन्हीं एंटीजन के बेसिस पे हम ब्लड ग्रुप्स को डिफाइन डिसाइड आपका क्लासिफाई करते हैं। ब्लड ग्रुप्स इन डिफरेंट पर्सन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एंटीजन रिस्पॉन्सिबल है। ब्लड ग्रुप दो तरीके के होते हैं, ठीक है। अब दो तरीके आप कहेंगे हमने तो चार पढ़े थे, अभी बताते हैं। ब्लड ग्रुप दो तरीके के होते हैं, एक एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होती है, एबीओ टाइप की ब्लड ग्रुपिंग, और एक आरएच ब्लड ग्रुपिंग होती है, ठीक है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में क्या होता है पहले देख लेंगे आप। एबीओ में सरफेस ऑफ आरबीसी कंटेन एंटीजन ए बी, और इन रिस्पॉन्स टू विच प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस टू नेचुरल एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। अब इसको मैं आपको समझाती हूँ अच्छे से। सपोज दैट ये आपकी आरबीसी है, इस पर ये एंटीजन्स हैं, और मान लीजिए ये जो एंटीजन्स हैं, मान लीजिए कि ये एंटीजन ए है, एंटीजन एंटीजन ए है। तो अब इस पर जो है एक दूसरी आरबीसी है, इस पर है, सब पे अलग अलग होते हैं ना, हर इंसान में अलग अलग हो सकते हैं। तो इस पर है मान लीजिए एंटीजन बी, ठीक है। और एक आरबीसी है तीसरे तरीके की, क्योंकि ए बी ओ हम पढ़ रहे हैं ना। इस पर जो है सॉरी, मैंने बना दिया, बनाना ही नहीं था। यस, ये एक तीसरे तरीके की, इस पे कोई एंटीजन ही नहीं है, एब्सेंट है, किसी भी तरीके का एंटीजन है ही नहीं। अब क्या होता है कि जिस पर ए एंटीजन है, ठीक है, उस पर क्या होगा? देखिए यहाँ पर आपने लिखा है सरफेस कंटेन एंटीजन ए और एंटीजन बी इन रिस्पॉन्स टू विच प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल प्रोड्यूस टू नेचुरल एंटी बॉडी ए और एंटीबॉडी बी। अब इनके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। वहां पर क्या होगा कि जिस आरबीसी के सरफेस पर ए एंटीजन है, वहां पर एंटी बी जाएगी, एंटी बी यानी एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बी। देखिए जो यहाँ पर एंटीजन है उस तरीके की सेम एंटीबॉडी यहाँ नहीं आएगी। अगर सेम आ गई तो ये जो आरबीसी है इसका डीग्लूटेशन हो जाएगा, ठीक है, डीग्लूटेशन हो जाएगा, नेशन हो जाता है, आई थिंक डीग्लूटिनेशन हो जाता है, ठीक है। मतलब ये एक तरीके से जम जाएगी, या कह सकते हैं कि डीग्लूटिनेशन इसका हो जाता है। तो जब एंटीजन ए होता है आरबीसी की सरफेस पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जब एंटीजन ए होता है तो एंटीबॉडी बी आती है यहाँ पर, ठीक है। और जब एंटीजन बी होता है तब एंटीबॉडी ए आती है यहाँ पर। तो अब आप कहेंगे कि जो तीसरे टाइप की आपने बताई है मैडम, तो तीसरे तरीके का ब्लड ग्रुप है ओ वाला, इस पे तो कोई भी एंटीजन नहीं है, तो यस इस पर ए भी आ सकती है, इस पर बी भी आ सकती है, इस पर कोई भी आ सकती है, ठीक है। तो आपका बनता है ब्लड ग्रुप ओ, राइट। ये यहां से इसका कॉन्सेप्ट था, थोड़ा और आगे देखेंगे, चलिए अच्छा देख लेंगे बाद में। तो जो आपका ए एक इस तरीके से एक आपका ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, एक आपका ब्लड ग्रुप ओ हो बी हो जाएगा, और एक क्योंकि जिस पर दोनों एंटीबॉडी है तो ए बी हो जाएगा, और एक आपका ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा जिस पर कोई एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम चार ब्लड ग्रुप में डिवाइड करते हैं। कैसे? एक ए है जिस पर ए एंटीबॉडी आती है, सॉरी ए है जिसमें एंटीजन ए है, एक बी है जिसमें एंटीजन बी है और एंटीबॉडी ए है, और एक ए बी है मतलब जिस पर कोई एंटीजन नहीं है लेकिन दोनों एंटीबॉडी, एंटीबॉडी दोनों है, एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ इस तरीके से तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ये एंटीबॉडी और ये एंटीजन, ठीक है। लेकिन हम ब्लड ग्रुपिंग एंटीजन के बेसिस पे करते हैं, और एक आपका ओ है क्योंकि यहाँ पर नो एंटीबॉडी है, क्या है? नो एंटीबॉडी, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए ये किसी को भी अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, इसीलिए हम ओ ब्लड ग्रुप वाले को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और एबी को हम क्या कहते हैं? एबी को हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कर सकता है।
तो डोनेट कर सकता है आपका ओ वाला, किसी को भी डोनेट कर सकता है क्योंकि इस पर कोई एंटीबॉडी नहीं है। और जो ए बी वाला है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, क्योंकि भाई ए बी दोनों ही इसमें, तो ए का भी ब्लड ले सकता है, ये बी का भी ले सकता है, डीग्लूटेशन नहीं होगा। ठीक है, डीग्लूटिनेशन नहीं होगा, तो इसलिए ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। तो यही पॉइंट आगे लिखा है, अभी हम पढ़ेंगे। ये देखिए, पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ आर यूनिवर्सल डोनर एंड विद पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी आर कॉल्ड यूनिवर्सल एक्सेप्टर्स। क्यों एक्सेप्टर्स है, क्यों डोनर्स है, ये मैंने आपको बता दिया। ओ ब्लड ग्रुप कैन नॉट बी गिवन टू अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर जो ओ ब्लड ग्रुप वाला है, यहाँ पे तो कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो क्या इसका जो ब्लड है, सॉरी क्या लिखा था यहाँ पर, ओ ब्लड ग्रुप कैन नॉट बी गिवन टू पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी। तो ये जो ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं, ये दे तो किसी को भी सकते हैं, लेकिन इनको इनको जो ब्लड दे इनको ओ वाले ही, ओ ब्लड ग्रुप वाले ही इनको ब्लड देते हैं। ठीक है, मतलब बचाव किया जाता है इनका कि ए बी, ए और बी, क्योंकि कोई एंटीजन नहीं है ना, तो इसलिए इनका बचाव किया जाता है कि कोई एंटीजन नहीं है, इसलिए इन पे इनको इनका ब्लड ना दिया जाए, तो इनके लिए ओ पॉजिटिव या ओ वाले ही इनको दे, तो वो बेटर होता है। ठीक है, तो ओ वालों को ओ वालों का ही थोड़ा सा ये रेयर होते हैं, ब्लड चढ़ाया जाता है। RH positive cannot be given to RH negative, but RH negative can give blood to RH positive। ये अभी हम थोड़ा RH वाला पहले ऊपर देख लें, यहाँ से। हाँ, तो हमने एबीओ वाला देख लिया, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग कैसे होती है, और अब आरएच ब्लड ग्रुपिंग कैसे होती है। आरएच देखिए, आरएच एक एंटीजन है जो कि आपका रीसस मंकी में पाया गया था। ठीक है, इसीलिए हम रीसस से आरएच को निकालते हैं। ये भी एक तरीके का एंटीजन है, आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होता है, और ये हमने रीसस मंकी से इसकी खोज की थी, इसलिए इसको आरएच फैक्टर कहते हैं। अब नियरली 80% लोगों में आरएच एंटीजन होता है। ठीक है, जो आप ब्लड ग्रुप में जो पॉजिटिव, जैसे कहते हैं ना मेरा ब्लड ग्रुप पी पॉजिटिव है या मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव लगाया जाता है, ये इस आरएच एंटीजन की वजह से लगाया जाता है। 80% लोगों में ये आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ लोगों में आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो विच पजेस आरएच एंटीजन, वो आरएच पॉजिटिव होते हैं, जिनमें नहीं होता है डू नॉट पजेस, वो आरएच नेगेटिव होते हैं। उनके ब्लड ग्रुप में ऐसे नेगेटिव का साइन लगा देते हैं, और जिनमें होता है उनमें पॉजिटिव का लगा देते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर क्या पॉइंट लिखा है कि आरएच पॉजिटिव कैन नॉट गिव ब्लड टू आरएच नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव वाले नेगेटिव को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इनमें एंटीजन है, और इनमें जो है एंटीबॉडी, इनमें एंटीजन है, इसमें एंटीजन नहीं है, तो जो है इसमें एंटीबॉडी है, इसमें जो है डीग्लूटिनेशन हो जाएगा। बट आरएच नेगेटिव दे सकते हैं आरएच पॉजिटिव को। आरएच पॉजिटिव में क्योंकि नहीं है ना, नहीं है, तो ये आरएच पॉजिटिव को दे सकते हैं, और ये जिसमें क्योंकि इसमें है, तो इसलिए ये आरएच नेगेटिव को नहीं दे सकते हैं। इसके लिए एक हम आरएच इनकम्पैटिबिलिटी होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब देखिए, हमारे इंडिया में क्या है कि कुंडली तो लोग मिलवा लेते हैं, बट ब्लड ग्रुप्स नहीं मिलवाते हैं। बट एक्चुअली में कुंडली मिलने से पहले ब्लड ग्रुप्स का मिलना बहुत जरूरी है। तो बीइंग स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, एटलीस्ट आप लोगों से जो लोग पढ़ रहे हैं, उनसे तो ये उम्मीद है कि आप जब भी आपका हो टाइम मैरिज का, तो भले ही आप एक बार कुंडली ना मिलवाएं, बट अपना ब्लड ग्रुप जरूर मिलवा लें। ठीक है, क्योंकि उससे आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी में। ठीक है, तो क्या होता है जब एक आरएच नेगेटिव वुमेन मैरी करती है आरएच पॉजिटिव मैन से, एंड आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप ऑफ ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मदर कम्स इन कांटेक्ट विद आरएच पॉजिटिव फीटस। ठीक है, तो इन केस ऑफ आरएच पॉजिटिव फीटस, मदर बिकम सेंसिटिव विद व्हाइल कैरिंग द बेबी। तो क्या होता है कि जब कोई आरएच नेगेटिव वुमेन होती है, उसमें तो नहीं है एंटीजन, लेकिन मैन में एंटीजन है। अब उन दोनों का क्या हुआ, वो जो लेडी है प्रेग्नेंट हो गई। अब आरएच नेगेटिव वाली जो मदर है, वो प्रेग्नेंट हो गई, उसका जो बेबी है, क्योंकि फादर आरएच पॉजिटिव है, तो आपका जो बेबी है, मान लीजिए आरएच पॉजिटिव से वो फीटस हो गया, उसका ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है। अच्छा, जो लोग कहते हैं ना कि बच्चे में कि तुम में तो मेरा खून दौड़ रहा है, मेरा खून दौड़ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो फीटस होता है, उसका खुद का सेल्फ का ब्लड होता है भाई, सेल्फ का ब्लड होता है। ठीक है, उसके पास खुद हीमोपोइटिक ऑर्गन होता है, लीवर, आपके इन्फेंट फीटल वाली स्टेज में, और उसके बाद रेड बोन मैरो होता है। तो ये ना कहो कि मेरा खून दौड़ रहा है, तो खून नहीं दौड़ रहा होता है, एक्चुअली हमारा खुद का खून होता है।
खैर, तो अगर वो फीटस आरएच पॉजिटिव से हो गया, अब मदर तो आपकी आरएच नेगेटिव है और फीटस जो है अंदर वो क्या है, वो आरएच पॉजिटिव है। तो क्या होगा कि जब वो डिलीवरी का टाइम आएगा, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट डिलीवरी का टाइम आएगा और जब प्रेगनेंसी में कुछ सेंसिटिव ऐसे केसेस हो जाते हैं, तो क्या होता है जब डिलीवरी हो रही होती है तो उसमें जो है प्रॉब्लम बढ़ जाती है। सम आरबीसी ऑफ फीटस एंटर इनटू मदर्स ब्लड स्ट्रीम ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ फीटस। अब क्या होता है डेवलपमेंट के समय फीटस की कुछ आरबीसी मदर के में चली जाती हैं प्लेसेंटा को क्रॉस कर आपका उसके थ्रू, और या जब आपका चाइल्ड बर्थ हो रहा होता है, पार्चुरेशन हो रहा होता है, पास्चुरेशन हो रहा होता है, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, हाँ पार्चुरेशन बोलते हैं, याद नहीं आ रहा था मुझे। तो उस समय भी ब्लड थोड़ा-सा एक्सचेंज हो जाता है। तो इस में जो है दिस कॉजेस डेवलपमेंट ऑफ एंटी आरएच नेगेटिव एंटीबॉडीज, ठीक है। अब क्या होगा कि वो जो क्या था हमारा आरएच पॉजिटिव फीटस था और आरएच नेगेटिव मदर थी। अब जब का डिलीवरी हुई तो ये थोड़ी सी जो पॉजिटिव वाला, ये इसका ब्लड मिल गया मदर में, ये जो बेबी था, ठीक है, इसका ब्लड क्या आ गया मदर में मिल गया, मदर के ब्लड से। अब मदर में कुछ क्या हो गई, आरएच पॉजिटिव एंटीबॉडीज आ गई। अब पहली प्रेगनेंसी में तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं करती, मतलब ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी इट डज नॉट हैपन बिकॉज फीटस इज सेपरेटेड फ्रॉम द मदर वाया प्लेसेंटा, क्योंकि प्लेसेंटा से अलग होता है, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आराम से हो जाता है। लेकिन जब सेकंड और थर्ड प्रेगनेंसी होती है तो अब मदर के ब्लड में आरएच पॉजिटिव फीटस एक्सपोज होता है एंटी आरएच एंटीबॉडीज से, विच डिस्ट्रॉय द फीटल आरबीसी। क्या होता है अब उसके में आरएच एंटीबॉडीज बन गई, जब मदर में आरएच पॉजिटिव आया तो उसने एंटी आरएच एंटीबॉडीज बना ली जो उसके आरएच के अगेंस्ट काम कर रही हैं। अब मदर के अंदर काम कर रही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब अगेन सेकंड प्रेगनेंसी में वो आरएच पॉजिटिव फीटस के साथ जब प्रेग्नेंट हुई, तब क्या होगा कि ये जो एंटी आरएच एंटीबॉडीज हैं ये फीटल आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने लगती है, इसको खत्म करने लगती है और बच्चा जो है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ फीटल आरबीसी लीड्स टू सीवियर एनीमिया एंड जॉन्डिस इन द बेबी, ठीक है। तो ये बहुत सीवियर कंडीशन हो जाती है जॉन्डिस, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस ये जो है आपका डिजीज का नाम होता है। इसमें जो है सेकंड और थर्ड बेबी में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, इस प्रॉब्लम को हम ओवरकम कैसे कर लें, एक नया सवाल उठता है, ओवरकम कैसे कर लें हम इस प्रॉब्लम को। तो देखिए, या तो एक नेचुरल प्रोसेस, एक नेचुरल हमारे पास मेथड है। नेचुरल मेथड ये है कि दो बच्चों के बीच में कम से कम 5 इयर्स का आप गैप कर लें। अब आप कहेंगे 5 इयर्स का गैप करने से क्या होगा, तो ये क्या होगा, जो आरएच पॉजिटिव जो एंटीजन मदर की बॉडी में गया है, ये क्या होगा, ये इसकी कंसंट्रेशन जो है वो बेसिकली वो डिक्रीज हो जाएगी, तो वो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। या अब आप 5 इयर्स का गैप नहीं रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं जल्दी हो जाए, सब चीजें ठीक भी हो, सब चीजें हो, तो जैसे ही आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी जस्ट आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी आप क्या कर दें, मदर को एंटी आरएच इंजेक्शन लगवा दें, ठीक है। एंटी आरएच इंजेक्शन लगवा दें। बस अगर आपने मदर को एंटी आरएच इंजेक्शन लगवा दिया, फिर सेकेंड प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये था इसका क्या, ये था इसका उपाय, ये थी आपकी एक्स्ट्रा इन्फो। जो लोग थोड़ा ज्यादा जिनको जानने की इच्छा है, ये उनके लिए, ठीक है। बेसिक वाले बेसिक भी करें। अब देखिए, तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि भाई आरएच नेगेटिव वुमेन को आरएच पॉजिटिव मेंस भैया शादी नहीं करनी चाहिए। तो आप देख लीजिए कि आरएच नेगेटिव अगर आपका ब्लड ग्रुप पे नेगेटिव साइन है और फीमेल है, तो भाई पॉजिटिव वाले मेल से ना करें, नेगेटिव वाले मेल से ही करें। और अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो उसके जो आगे रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने हैं, तो फिर आप अपने फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद तुरंत एंटी आरएच एंटीजन का एंटी आरएच इंजेक्शन लगवाएं, या दो बच्चों के बीच में 5 साल का गैप रखें। इट्स ऑल अप टू यू। तो ये था आपका आरएच फैक्टर के बारे में, राइट। चलिए, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब हार्ट। अब देखिए, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफी लेंथी हो चुका है, तो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट वाले सेशन में हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, और उसके बाद स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हार्ट बीट की मैकेनिज्म पढ़ेंगे। यस, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और उम्मीद करूंगी मैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के क्वेश्चंस भी आपको करा दूं, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के क्वेश्चंस भी आपको मैं कराऊंगी, और उसमें जरूर आप पार्टिसिपेट करें, उसे जरूर देखें,
ठीक है, आपकी तैयारी और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, मैकेनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे हार्ट बीट की। तो यस, इट्स ऑल अबाउट टुडे। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।